इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। ये रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। युद्ध में एक बड़ा मोड़ आता हुआ दिख रहा है। जेलेंस्की ने पुतिन को शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा है। रूस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि समझौता करो, जंग अभी खत्म हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जेलेंस्की पुतिन से सीधे मुलाकात करें तो ये अच्छा होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के साथ बढ़ते तनाव और सैन्य टकराव के खतरे के बीच अमेरिका जर्मनी को टोमाहॉक मिसाइलों देने का सौदा रद्द कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो की रणनीति और जर्मनी की सुरक्षा दोनों पर बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। पश्चिम एशिया की इस सुलगती आग के बीच अब रुख करते हैं उस दूसरे मोर्चे का, जहां पिछले कई सालों से बारूद बरस रहा है, लेकिन अब वहां पुतिन ने गियर बदल दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव एक बार फिर दहल उठी है। आसमान से बरसती मौत ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। क्या रूस इस युद्ध को किसी अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में ले जा चुका है? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक नए और बेहद खतरनाक चरण में पहुंच चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसमान से बरसती मौत और चारों तरफ जलती इमारतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि मॉस्को ने अपनी रणनीति बदल दी है। आखिर पुतिन ने अचानक इतने ताबड़तोड़ हमले क्यों किए? क्या यूक्रेन किसी बड़े पलटवार की तैयारी में है, या फिर आने वाले दिनों में रूस और भी आक्रामक होने वाला है? या ये हमले यूक्रेन की हमलावर नीति का खेल बदल देंगे? ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं जो रूसी हमले से हुई तबाही का मंजर बयान कर रही हैं। आसमान मिसाइलों की रोशनी और धुएं से पटा हुआ था और जमीन धमाकों से दहल रही थी। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। कीव, खार्किव और निप्रो जैसे कई बड़े शहरों पर 60 से ज्यादा विनाशकारी मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोनों से एक साथ धावा बोला गया। बमों की इस बरसात से कई बहुमंजिला इमारतें आग की लपटों में घिर गईं। धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन हमले की रफ्तार और तादाद इतनी ज्यादा थी कि कीव का सुरक्षा कवच नाकाम साबित हुआ। मैं समझता हूँ ये एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि देखिए 4 साल 5 साल अगर आपको निकल जाए लड़ाई लड़ते हुए सुपर पावर होने के बावजूद, तो अफेक्ट तो आपको भी करता है, आपकी पॉपुलेशन को भी करता है। तो रूस भी चाहता है कि किसी तरह युद्ध ये टले, लेकिन बात यह है कि किस टर्म्स के ऊपर में टलेगा, वो एक बड़ी बात है। लेकिन चूंकि ज़्यादातर यूक्रेन की 25-26% टेरिटरी रशिया के कब्जे में है, जो वॉर से पहले जो नहीं थी उनके पास, तो उससे नेचुरली है कि रशिया के पास में इस वक्त एक तरह से इस कुछ परसेंटेज का जो कहूँगा मैं बैलेंस उनकी तरफ फेवर में है ज़्यादा। तो कोशिश तो दोनों साइड की है कि किसी तरह से ऐसी डील हो जाए जिसमें दोनों का फेस सेविंग हो जाए। लेकिन ऐसा आप जानते हैं कि इस तरह के युद्ध में जब दोनों लोग इस तरह की पोजीशन वर्टिकल ले रखी है तो इतना आसान नहीं होता है युद्ध विराम कराना भी। रूस ने इस बार सिर्फ रिहायशी इलाकों को ही नहीं बल्कि यूक्रेन के सामरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे यूक्रेन के एक बड़े एयरबेस को रूसी बैलिस्टिक मिसाइल ने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां बने फ्यूल स्टोरेज और गोला बारूद के गोदाम पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जिससे यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि एयरक्राफ्ट्स को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी पुष्टि होना अब भी बाकी है। जहाँ तक ये युद्ध है तो लगभग 4 साल में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ है, इंक्लूडिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले दोनों साइड ने किया है, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किया है, रशिया ने भी यूक्रेन के ऊपर किया है, और यहाँ तक कि जो ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है
उसके ऊपर तक अटैक हुए हैं कई बार। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी उसका काफ़ी विरोध किया है, कि और यूक्रेन को भी कहा है कि इसके ऊपर अटैक ना करे किसी तरह से, क्योंकि उस पर रशियंस का कब्जा है भी। तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को या शहर में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब एक फेयर गेम के रूप में हो रहा है। जहां तक लगता है कि दोनों साइड में अभी ये एक कोशिश है कि किसी तरह से इस युद्ध को रोका जा सके। आगे वो सीज फायर पूरी होगी या एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बनेगा या क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। कीव का पोडल्स्काई इलाका इस हमले का सबसे बड़ा गवाह बना, जहां एक 9 मंजिला इमारत जमीन दोज हो गई। स्थानीय प्रशासन के अनुसार रूस ने यहां डबल टैप तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी एक जगह हमला करने के कुछ देर बाद ठीक उसी जगह दोबारा हमला किया गया। निप्रो शहर में भी ऐसा ही हुआ, जहां मलबे से लोगों को निकालते वक्त हुए दूसरे हमले में एक बचाव कर्मी की जान चली गई। इन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिहायशी इमारतें, इंडस्ट्रियल प्लांट्स और पावर स्टेशंस तबाह हो गए हैं। कई शहरों में बिजली पूरी तरह गुल हो गई है। रूस इन हमलों की तैयारी पिछले कई दिनों से कर रहा था, जिसकी चेतावनी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 2 दिन पहले ही दी थी। चार साल से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन अब विनाश की कगार पर है। उसके अपने हथियार खत्म हो रहे हैं और वह पूरी तरह से मित्र देशों की मदद पर निर्भर है। यही वजह है कि यूक्रेन अब पश्चिमी देशों से और ज्यादा आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स की गुहार लगा रहा है। रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों ने साफ कर दिया है कि वह इस युद्ध को किसी भी कीमत पर अगले चरण में ले जाना चाहते हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हवाई सुरक्षा साबित हो रही है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देश उसकी इस अपील पर क्या कदम उठाते हैं और युद्ध का ये नया चरण दुनिया को किस मोड़ पर लेकर जाता है। पुतिन के इस हमले के पीछे की एक बड़ी वजह यूक्रेन की हिमाकत भी है। दरअसल अब यूक्रेन केवल डिफेंसिव मोड में नहीं है, बल्कि जवाब भी दे रहा है। जेलेंस्की की सेना के ड्रोन अब रूस की सीमा लांघकर अंदर तक पहुंच रहे हैं। रूस के ऑयल टर्मिनल, पुतिन के सैन्य अड्डे, उनके रणनीतिक ठिकाने, ये सब यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स की जद में है। युद्ध का तरीका बदल रहा है। जो जंग कभी यूक्रेन की धरती पर शुरू हुई थी, वो अब रूस के शहरों तक पहुंच चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच का घमासान अब सिर्फ सरहदों या मोर्चों तक सीमित नहीं रहा। ये एक दूसरे को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ने के दौर में पहुंच चुका है। कीव पर हुए भीषण रूसी हमले से कुछ ही घंटे पहले यूक्रेन ने भी रूस के भीतर एक बड़ा और रणनीतिक पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ताकत, उसके तेल कारोबार पर सीधा वार किया। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस की तेल रिफाइनरीज और पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर आग लग गई। यूक्रेन का दावा है कि सारातोव तेल रिफाइनरी पर हमला बेहद सटीक था और इसका बड़ा हिस्सा जल उठा। अब जंग का तरीका बदल चुका है। टैंक और सीमा पार करने की जगह ड्रोन से सीधे दुश्मन के अहम ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। एक तरफ रशिया है और एक तरफ यूक्रेन है, और यूक्रेन को जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं, वो काफ़ी सपोर्ट करते रहे हैं अब तक। हालांकि अमेरिका का रुख थोड़ा बदल गया है इस वक्त, लेकिन सबके बावजूद ये एक तरह से कुछ भी कहें हम, तो रूस का पलड़ा भारी है, क्योंकि रूस ने 25-26% से ज़्यादा यूक्रेन की टेरिटरी को ले लिया है। लेकिन चूंकि यूक्रेन में अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि वो टेक्नोलॉजिकल भी काफ़ी एडवांस है, मिलिट्री पावर रह चुका है, एक तरह सप्लाई करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं काफ़ी, टैंक्स का भी, हर तरह की आर्टिलरी और ड्रोन्स में उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अभी आपने देखा कि ईरान वॉर में भी गल्फ कंट्रीज़ को काफ़ी उन्होंने एंटी ड्रोन जो फैसिलिटीज़ और ये सब प्रोवाइड करी है।
तो नेचुरली यूक्रेन टक्कर तो ले रहा है, लेकिन संतुलन जो है अभी भी रशिया के फेवर में है। कहावत है कि युद्ध किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ा जाता। यूक्रेन के ड्रोन यहीं नहीं रुके, एक दूसरे हमले में किरोव इलाके के लाजारेवो पंपिंग स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं रूस के सीमावर्ती बेलगोरोद इलाके में भी कल रात धमाकों की आवाज से लोग सहम गए। जेलेंस्की जानते हैं कि जंग के इस लंबे खिंचते दौर में उनके पास सैन्य संसाधनों और हथियारों की भारी कमी है। वह रूस की विशाल सेना से सीधे नहीं टकरा सकते, इसलिए उन्होंने रणनीति बदली। वह चुन चुन कर रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर चोट कर रहे हैं। ये सारातोव रिफाइनरी कोई मामूली ठिकाना नहीं है। साल 2024 में इसी रिफाइनरी ने करीब 1 करोड़ 35 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया था, यानी पूरे रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब 5%। रूस की योजना थी कि इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच वह तेल का निर्यात बढ़ाकर भारी मुनाफा कमाए, लेकिन इस हमले ने खेल ही पलट दिया। बहुत ही नाजुक स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है। एक तो कोविड हुआ और कोविड के तुरंत बाद जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में शुरू हो गया, फिर इजराइल और ईरान और इजराइल, हमास, लेबनान, वहां पे हुदी, यूएसए ने मिलकर के इजराइल के साथ ईरान के साथ लड़ाई की। तो ये सबको देखते हुए बहुत ही नाजुक स्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है। इसका असर एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व का 20% तेल गुजरता है और विश्व में तकरीबन एक दिन में 100 बिलियन बैरल पर डे इस्तेमाल होता है। तेल की जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, $100 पर बैरल। तो अगर यही रेट रहे तो जो भी पैसा इस देश ने बचाया होगा वो इसी में जाएगा, तो उनके बाकी जो तरक्की है वो नहीं हो पा रही है, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ रहा है। तकनीकी तौर पर रिफाइनरी में लगी इन आगों को भले ही बुझा लिया गया हो, लेकिन इस तरह के तबाह हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में महीनों का वक्त और करोड़ों की रकम लगती है। ये हमला साफ दिखाता है कि युद्ध अब दोनों देशों के आम नागरिकों की जिंदगी और उनकी अर्थव्यवस्था को कितनी गहराई से जख्मी कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को खुले पत्र के जरिए बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन रूस ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे में शांति की उम्मीदें फिलहाल धुंधली नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि उनकी दिलचस्पी बातचीत में नहीं है, लिहाजा हमें इस पत्र और उसके लिखने वाले को संबोधित नहीं करना चाहिए। а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. इसीलिए मैं हमारे लड़ाकों और सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को संबोधित कर रहा हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, साथियों, सैनिकों और नाविकों, एडमिरलों, जनरलों, अधिकारियों, देश की निगाहें आप पर टिकी हैं। देश को आप पर गर्व है और आप ही पर सबकी आशाएं टिकी हैं। Вся страна смотрит на вас. Вся страна भाइयों, अपने काम में पूरी मुस्तैदी से लगे रहिए।